नमस्कार बच्चों, शंकराचार्य मध्य प्रदेश में इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 18वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शंकराचार्य मध्य प्रदेश में, और इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 3 है। अब तक हमने देखा था कि किस प्रकार से आचार्य शंकर यह बहुत ही विद्वान थे तथा संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने गुरु की खोज में निकल पड़े थे बहुत ही छोटी उम्र में, और गुरु की खोज के बाद उन्होंने भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया था। अब देखते हैं आगे उनके बारे में हमें इस पाठ के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे अभी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि गुरु गोविंद पाद के आश्रम में वे उनके साथ लगभग 4 वर्ष वहाँ पर बिताते हैं। वहाँ पर उनको अपने जिज्ञासाओं का उत्तर भी मिल जाता है, और उसके बाद वो वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मासूत्र आदि 3 ग्रंथों को मिलाकर उन्होंने प्रस्थान त्रय भाष्य किया। उसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी पर बाढ़ आने पर लोगों को उसके क्रोध से बचाने के लिए नर्मदा अष्टक लिखा, ग्रामवासियों के कष्टों को निवारण करने के लिए। और अपने योग क्रिया के माध्यम से उन्होंने नर्मदा नदी के पानी को जल को कमंडलू में भर लिया। तो गुरु को इस सारी बात से बहुत वह प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको वह सीख देते हैं, आज्ञा देते हैं कि जिस प्रकार से बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तथा वनस्पतियों पर बरसाकर, बादल अपने पानी वनस्पतियों पर बरसाकर उस वनस्पतियों में धन धान्य भर देते हैं, धन धान्य से पूर्ण करते हैं। तो बादल के कारण ही वनस्पतियों में धन धान्य आता है। तो मूल कारण क्या होता है? बादल का पानी। उसी प्रकार तुम भी भ्रमण करो, लोगों को सही दिशा का दिखाने का प्रयत्न करो, प्रयास करो। देश के महान धर्मों में तंत्रवाद प्रवेश कर गया है, समरसता के स्थान पर विलासिता ने स्थान ले लिया है, और तेरे और मेरे बीच में द्वंद्व निर्माण हो गया है, द्वैत लोग भी फंस गए हैं। तो उनको अपने भ्रम से बाहर निकालने का कार्य तुम करो। इस प्रकार से गुरु ने शंकर को आदेश दिया। और इस प्रकार हमें तत्कालीन समाज के बारे में भी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसे था, सामाजिक वातावरण कैसे था, इसका हमें वर्णन समझ में आया। और उसके साथ साथ एक विद्वान का क्या कर्तव्य होता है, ये गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया है। तो इस प्रकार वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करने का आदेश उन्होंने अपने शिष्य अर्थात आचार्य शंकर जी को किया। और शंकर जी शास्त्रों में पारंगत हो चुके थे, तो अपने शास्त्रार्थ के लिए उन्हें काशी जाने के लिए आदेश दिया। अब देखते हैं आगे माहिष्मति की ओर प्रस्थान। माहिष्मति अर्थात महेश्वर का प्राचीन नाम है। काशी में शंकर मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने गए। जब वो महेश्वर में गए थे, तो वहाँ पर काशी में जाकर आचार्य शंकर इन्होंने सबसे महान मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान, जिनका नाम था कुमारिल भट्ट, उनसे मिलने के लिए वे काशी में चले गए। कुमारिल भट्ट उस समय समाधि की स्थिति में थे। समाधि टूटने पर उन्होंने शंकर को देखा और शंकर से शास्त्रार्थ करने से अनिच्छा प्रकट की। अब देखिए, उनको शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा गया था। शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है कि 2 अलग अलग विद्वानों के बीच में शास्त्र को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर वाद विवाद होता है। इसके पहले भी मैंने आपको पहले परिच्छेद में इस शास्त्रार्थ का अर्थ बताया था। लेकिन शंकर से शास्त्रार्थ करने के लिए कुमारिल भट्ट इन्होंने अपनी इच्छा नहीं व्यक्त की। वो नहीं चाहते थे शंकर जी से शास्त्रार्थ करना। इस कारण शंकर जी खिन्न हो गए, उदास हो गए। शंकर की खिन्नता को कुमारिल भट्ट ने भांप लिया। उन्होंने शंकर को माहिष्मति जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी। तो देखो, इस प्रकार मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट इन्होंने अपने शिष्य, कौन थे उनके शिष्य?
मंडन मिश्र, और वह कहाँ पर रहते थे? माहिष्मति। तो शंकर को उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी, तो इस प्रकार वह माहिष्मति चले गए। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य और कर्म मीमांसक के अप्रतिम विद्वान थे। उनसे भेंट करने शंकर माहिष्मति महेश्वर पहुंचे। पनघट पर महिलाएं जल भर रही थी। उन्हीं में से एक पनिहारिन सुआम्बा से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। उसने संस्कृत में ही शंकराचार्य से वार्तालाप किया। बताया कि पासी राजमार्ग पर मंडन मिश्र का निवास है। वहां दरवाजे पर पिंजरों में बंद शुक सारिकाएं शास्त्रार्थ करते हुए मिलेंगे। शुक सारिका का अर्थ होता है तोता मैना की जोड़ी। तो अब देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा में एक महिला के द्वारा यह बात बताई गई है। तो हमें पता चलता है कि उस समय महिला भी बहुत अधिक विद्वान थे, पंडित थे। अब यहाँ पर शुक सारिया का अर्थ भले ही हम कह सकते हैं कि तोता मैना है, लेकिन अर्थात मंडन मिश्र जो थे उनको भी और उनकी पत्नी वो भी बहुत बड़ी विद्वान थे। उसका वर्णन भी आगे किया गया है। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र के निवास पर पहुंचे, मंडन मिश्र को समझते देर न लगी कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए आए हैं। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी अर्थात भारती निर्णायिका बनी। तो अब देखें दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ होने वाला था, मंडन मिश्र और शंकराचार्य, तो इन दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ का निर्णय देने वाली जो व्यक्ति थी वो कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी, जिनका नाम है भारती। भारती उद्भट विदुषी और विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी थी। तो देखिए अब यह जो बात है वो उस समय की है, और जहाँ पर स्त्रियों उसके बाद के समय को अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का सुविधा नहीं थी, आदेश भी नहीं था। लेकिन पुराने प्राचीन काल में महिलाएं भी विदुषी थे, विद्वान थे, विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। इसका वर्णन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शंकराचार्य के युग में भी, आचार्य शंकराचार्य के युग में भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो विदुषी और विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी थी। घोषणा के अनुसार हारने वाले को विजेता का शिष्य बनना था। मंडन मिश्र पराजित हुए। फलतः मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो इस प्रकार यहाँ पर किसकी विजेता हुई है? तो शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में जो वाद विवाद हुआ था शास्त्र को लेकर या उपदेश को लेकर, तो वह शंकराचार्य विजेते हुए। तो शंकराचार्य को गुरु बना दिया गया और खुद मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। शंकराचार्य ने उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगेरी मठ का प्रथम प्रधान आचार्य नियुक्त किया, जो दक्षिण में स्थित है। मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसके एक पुत्र को दक्षिण में भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि मध्य प्रदेश के गौरव की बात की गई है कि उनके एक पुत्र जो दक्षिण में भारतीय, यहाँ पर खुद आचार्य शंकर जी भी है और उनके बाद में जिन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था वह थे मंडन मिश्र। तो उनको भी वहाँ पर अपने गुरु के आदेश पर अर्थात आचार्य शंकराचार्य के आदेश पर उनके शिष्य मंडन मिश्र को भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो दक्षिण में रहते थे। उज्जैनी में शंकराचार्य। अब देखिए उज्जैन में जाने के बाद शंकराचार्य का वर्णन किया गया है। अपनी दिग्विजय यात्रा के द्वितीय चरण में जब शंकराचार्य सन 804 ईस्वी सन में उज्जैनी आए, उज्जैनी कापालिकों का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। समूचे भारत में कापालिकों का प्रसार हो चुका था। उन्हें कापालिकों के अमर्यादित आचरण देखकर भयंकर कष्ट हुआ। आचार्य ने उनसे शास्त्रार्थ करने की ठानी। क्रकच नामक कापालिक जब शास्त्रार्थ में हार गए तो उसने अपने शिष्यों के साथ आचार्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु ऐन वक्त पर सेना के आ जाने से वे बच गए। उग्र भैरव नामक कापालिक छद्म वेश धारण कर आचार्य का शिष्य बन गया। अवसर पाकर उसने भी त्रिशूल से आचार्य का सिर काट देने का प्रयास किया, किंतु शिष्यों की सजगता से आचार्य बच गए।
तो देखो, जिस प्रकार से हम कोई भी अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे दुश्मन तो होते ही, शुभ चिंतक नहीं होते, ज़्यादा हित चिंतक या शुभ चिंतक नहीं होते, लेकिन इस प्रकार के शत्रु कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। भले ही शंकराचार्य उनसे वाद विवाद के शास्त्रार्थ करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि कापाली को उनका जो आचरण था वो बहुत ही दुष्ट था, भयंकर था, और इसीलिए उनको हराने के लिए वह शास्त्रार्थ करने चाहते थे। और शास्त्रार्थ में उन्होंने हरा दिया तो उन्होंने गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। कापालिकों को शस्त्रार्थ में परास्त करने के बाद आचार्य शंकर ने अन्य मतावलंबियों के मतों का भी खंडन किया। तो इस प्रकार जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का निर्माण करने वाले जो मतावलंबी थे, जो कापालिक थे, ऐसे मतों का उन्होंने खंडन कर दिया। वहाँ पर उनका विरोध करके अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको हरा दिया। उन्होंने उस समय के भारत के विभिन्न मतावलंबियों के अव्यवहारिक, अनुचित विचारों, पारस्परिक मनमुटाव और फूट का अनुभव किया और उन्हें मनुष्य जैसा आचरण करने की प्रेरणा दी। तो देखिए, जिस प्रकार से हर समाज में इस प्रकार के अव्यवहारिक या अनुचित व्यवहार करने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं, समुदाय होते हैं। तो हर तत्कालीन समाज में हमें इस प्रकार की दुरावस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में यही बताया गया है कि भारत के विभिन्न जो मतावलंबी थे उनके व्यवहारिक कार्य किस प्रकार से व्यवहारिक नहीं है, अनुचित विचार है उनके, समाज में मनमुटाव होने का जो कारण है, या समाज के बीच में फूट निर्माण करने के जो तत्व है वह किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे उसका विरोध करते हुए खंडन किया और समाज में एकता के सूत्र को बांधने को उन्होंने आगे बढ़ावा दिया और उन्हें मनुष्य जैसा आचरण करने की प्रेरणा दी। आचार्य शंकर ने उस युग के समाज में व्याप्त कुरीतियों को देखा और कापालिकों जैसे भ्रष्ट धर्मावलंबियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आचार्य शंकर महान संगठनकर्ता भी थे। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महान संगठनकर्ता वो कैसे थे, कि किस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र को, मानवता को या लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था, कि वह अपने आचार से, अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने उचित विचारों से, व्यावहारिक विचारों से लोगों के बीच का जो मन मुटाव रहता था उसको दूर करते थे और अच्छा व्यवहार करने का, मनुष्य को मनुष्य के साथ मानवता जैसा आचरण करने की संदेश देते थे, उपदेश देते थे, प्रेरणा देते थे और शास्त्रार्थ के द्वारा संदेश देकर वह समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए उनको महान संगठनकर्ता भी कहा गया है। उन्होंने भटक से कटक तथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। ये चारों पीठ क्रमशः उत्तर में बद्रीनाथ धाम अर्थात उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ कहा जाता है, जो बद्री का आश्रम में है। दक्षिण में रामेश्वरम, जहाँ पर श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी शारदा पीठ नाम से उन्होंने 4 धाम में से एक पीठ का निर्माण किया था। इसके पहले भी हमने पाठ में इसका नाम सुना है, आश्रम का। फिर पूर्व में जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में अर्थात जगन्नाथपुरी में है और पश्चिम में द्वारिका के नाम से विख्यात है। द्वारका मठ जो शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने 4 पीठों की निर्मित की है। इस तरह उन्होंने पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास कराया। अब देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि पोखर का अर्थ होता है कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब बनकर बड़ी नदी बनती है, महासागर बनता है, समुद्र बनता है। तो इस प्रकार उन्होंने छोटे छोटे देशों को बटे हुए राज्यों में, छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए सारे देश को एक समूचा भारत देश बनाया और उसका एक समग्र ज्ञान लोगों को दिया। इस तरह उन्होंने पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास कराया और देश को एक सूत्र में बांधा। जिस प्रकार से छोटे छोटे जलाशय आकर एक बड़ा विस्तार महासागर का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह जो समस्त भारत देश है यह छोटे छोटे प्रांत से बना हुआ है और यह महासागर। तो इस प्रकार उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है।
उन्होंने भारत की रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। वह अपने सपनों का भारत, ऐसा भारत देखना चाहते थे जिसमें सामाजिक समरसता की सुगंध हो। मात्र 32 वर्ष के आयु पाकर भी 8वीं-9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युग पुरुष आदि शंकराचार्य के प्रति हम सब भारतवासी श्रद्धावंत है। तो बच्चों, इस पाठ के परिच्छेद में हमें राष्ट्र निर्माण में आचार्य शंकराचार्य, इनकी भूमिका का पता चलता है। उसके साथ ही शंकराचार्य की संगठन शक्ति एवं उनकी दूरदृष्टि का परिचय मिलता है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।